पश्चिम बंगाल में पुलिस का जो डर था उसे हटाकर सीआरपीएफ की मदद से उन लोगों को वोट देने के लिए बाहर निकाला गया जो लोग कभी वोट देने से डरते थे। तमाम चीजें हैं, लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट है इस बात को समझने का कि आफ्टर ऑल इलेक्शन कमीशन के ये आंकड़े कह क्या रहे हैं। इन आंकड़ों को डिकोड करने का प्रयास आज हम और आप भी करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली महिलाओं के वोट परसेंटेज का बढ़ जाना, अब तक के सारे रिकॉर्ड का टूट जाना, फीमेल वोटिंग का 92% 69% पहुंचना, जो दर्शाता है कि या तो ममता बनर्जी जो महिलाओं के लिए बात कर रही थी उनके पक्ष में महिलाएं निकलकर चली आई, या फिर एनडीए सरकार के द्वारा केंद्र के अंदर महिलाओं के आरक्षण को महिलाओं का जो सदन के अंदर आरक्षण है उसके लिए लाया गया जो बिल था वो बंगाल में महिलाओं के प्रति, उनके प्रति सिंपैथी लाने में कामयाब रहा। बहुत सी बातें इस समय पश्चिम बंगाल को लेकर हैं और इन्हीं बातों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं तो उनमें से बीजेपी को 140 से 200 सीटें देते हुए दिखाई जा रही हैं। देश के प्रमुख एग्जिट पोल्स का अगर मैं आपके सामने सार रखूं तो उनका मानना है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 150 से 175 सीटें लेकर आ रही है। अगर देश के प्रमुख एग्जिट पोल में मैट्रिज, चाणक्य स्ट्रेटेजीज, पोल डायरी, प्रजा पोल, जनमत पोल, इनका देखा जाए तो ये सब लोग बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। वहीं पीपल्स पल्स और जनमत पोल्स की अगर बात करें तो ये टीएमसी को फिर से आता हुआ दिखा रहे हैं। अगर इनका सबका एवरेज आउट भी कर दिया जाए तो 145 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखा रहे हैं और टीएमसी को 142 सीटें मिलती हुई दिखा रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा 148 है। बीजेपी का जो अपना इंटरनल सर्वे है वो खुद को 170 से अधिक सीटें मिलती हुई दिखा रहा है। अब इसी बात को आज के सेशन में हम एक्सपर्ट्स की मदद से समझने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये जीतते हैं तो कौन सा कारण होगा, ये जीतते हैं तो कौन सा कारण होगा, अगर ये हारते हैं तो कौन सा कारण होगा, अगर ये हारते हैं तो कौन सा कारण होगा। तो चलिए आज के सेशन में एक्सपर्ट्स के साथ सीधे कनेक्ट करते हैं। मेरे साथ में हैं सज्जन कुमार जी, जो प्रमुख सेफोलॉजिस्ट हैं, बंगाल में लंबे समय तक समय बिता करके अपनी रिपोर्ट लेकर के आज हमारे स्टूडियो में उपलब्ध हैं, उनसे चर्चा करेंगे। और दूसरे हैं अजीत द्विवेदी जी, वेटरन पत्रकार हैं, अक्सर चुनावों की कवरेज के लिए और चुनावों पर अपनी व्याख्या के लिए जाने जाते हैं। तो आइए सीधे डिस्कशन में। ये हमारे शो की थीम है। हमने अपने सेशन के अंदर ये परिचय तो दे दिया है कि आप दोनों महानुभूति कौन हैं। अब सीधा मुद्दे पर पहुंचते हैं और मैं आपसे कट टू कट दो बातें करूंगा। सज्जन जी, जो परसेंटेज बढ़ा है वोटिंग का, क्या आप उसको इसी बात की कम्प्लीमेंट्री बात मानते हैं? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। परसेंटेज जो बढ़ा है वो बिहार में भी देखने को मिला या तमिलनाडु में भी हुआ है कि बिहार में लगभग 8-8.5% SIR के कारण वोट कम हुआ और लगभग आप देखेंगे लगभग 8-9% वोट बढ़ा। तो एक तो है कि आपका बेस कम हो जाता है कि पहले आप जो एक्चुअल वोटिंग होती थी उसमें बहुत सारे वोटर लिस्ट में ऐसे भी वोटर्स होते थे जो जिंदा नहीं है, चले गए हैं, वोट करने नहीं आते थे, तो परसेंटेज आपका कम हो जाता था। इस बार जो है एक्चुअल वोटर्स जिन्होंने वोट किया है SIR ने क्लीन कर दिया। अब लगभग 90-92 लाख लोगों का नाम हटा है, उसमें 60 लाख तो वो हैं जो नहीं है, जिस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जो पहली बार आया कि डेड वोटर्स हैं, शिफ्टेड वोटर्स हैं, जिनके पास 2-2 वोटर ID कार्ड था वो हैं। लेकिन बाद में जो 30-32 लाख नाम कटे वो थे जो वोटर थे लेकिन वो अपना क्रेडेंशियल नहीं प्रूव कर पाए। ठीक है, तो लगभग 9% वोट शेयर पहले ही हट गया था। हाँ, मतलब 10 करोड़ के आसपास पश्चिम बंगाल की आबादी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें से अगर आप 90 लाख हटा दे रहे हैं तो 9% वोटर को आपने सीधा हटा दिया। हाँ, लेकिन वो तो आबादी से आप बता रहे हैं। वोटर्स में तो ये ज्यादा हो जाता है। वोटर्स में ज्यादा, बिल्कुल ठीक बात है। आबादी में वो लोग भी हैं जो कि माइनर्स हैं। ये लगभग 11-12% हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप देखें 2021 में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 82% के आसपास है, लेकिन 2024 जो लोकसभा है उसमें बंगाल में वोटिंग प्रतिशत जो है 79.3 के करीब है, 79.3 है। अब उसके हिसाब से अगर आप SIR को जोड़ें तो 90% के आसपास जाना एक स्वाभाविक, अगर उतना नहीं जाता तो आश्चर्य होता, ये प्रोपोर्शनेट है। लेकिन बावजूद इसके 2-2.5% वोट ओवर एंड एबव हुआ है। SIR को आप फैक्टर कर ले तो भी वो कैसे हुआ है, अब उसे अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि ये एंटी इनकम्बेंसी और लार्जर हिंदू वोटर्स का डर का फैक्टर कम होने के कारण निकल के आके वोट करने का प्रभाव है। जो प्रो TMC नैरेटिव चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये दिखाता है कि SIR के कारण एक व्यापक असुरक्षा की भावना हो गई कि हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी। देखिए, दोनों आंशिक सत्य वाली बात है, आधा पहलू दोनों का सही है। तो आप देखेंगे कि मुस्लिम एरियाज में भी वोट बढ़ा है, कम नहीं हुआ है परसेंटेज। हिंदूज में थोड़ा ज्यादा बढ़ा है,
ये है इस बार। तो उस लिहाज से इसका निष्कर्ष दोनों पार्टी अपनी तरीके से निकाल रहे हैं। टीएमसी का मानना है कि ये जो वोट बढ़ा, हमारे पास 30% माइनॉरिटी और कंसोलिडेट हो गया, और कैडर होने के कारण, वर्कर होने के कारण हिंदू में है। और जो ग्राउंड सिनेरियो में जो एंटी इनकम्बेंसी है, जिसकी बात बता रहे थे अजीत सर, बीजेपी का मानना है कि वो एंटी इनकम्बेंसी और एक हिंदू कंसोलिडेशन सेंटीमेंट जो है, वो एक कारण रहा है कि लोगों ने खुल के मतदान दिया है। आपने जिस नागरिकता का पॉइंट उठाया, नागरिकता जो सीएए के समय एक बड़ा मुद्दा बना था, तो क्या एसआईआर ने उस मुद्दे को और पका दिया क्या? जस्ट एक एक्सटेंशन है क्वेश्चन का। नहीं, देखिए ये बात आप, ये सीए देखिए कब कानून बना था, 2019 में कानून बना, तो क्यों नहीं उसको लागू किया गया? उसको इम्प्लीमेंट किया गया है 2024 में। तो सीए को रोक दिया गया 2019 में, कानून बनने के बाद उसको रोका गया, क्योंकि 2021 के चुनाव में बंगाल और असम का चुनाव साथ में होता है। असम में बड़ी इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, असम में इसका बहुत विरोध हुआ था, और ये कहा गया था कि अगर आप सीए लागू करते हैं और बांग्लादेश से आए हिंदुओं को अगर नागरिकता आप देते हैं, तो जो होम कल्चर है, होम लैंग्वेज है, वो माइनॉरिटी में हो जाएगी असम में, और बांग्ला कल्चर हावी हो जाएगा। और अभी वो पहला दूसरा चुनाव था सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि हम बंगाल जीतने के लिए सीए लागू करें और असम लूज कर जाए, बंगाल भी नहीं जीते। तो बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली उसको रोक दिया, सरकार ने रूल नहीं नोटिफाई नहीं किया, उसके जो नियम बनाने होते नोटिफाई नहीं किया सीए का। मैं भय की बात कर रहा था, जो सीए का जो फियर वही क्रिएट कह किया रहे गया तो था। उसके उस समय तो नहीं किया उन लोगों ने, तो वहां नहीं लागू हुआ। लेकिन इस चुनाव में भी जब परिसीमन हो गया, असम की बात आएगी तो हम लोग उसको करेंगे, जब जेरीमेंडरिंग वहां कर ली इन लोगों ने पूरे कायदे से 2023 में, तो वो भय खत्म हो गया कि इतनी जो पोलराइजेशन वहां नुकसान पहुंचा सकता है असम में, तो लागू कर दिया। तो जब ये सीए आपने लागू किया, तो इसका भय कई तरह से काम कर रहा था। बीजेपी ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को असम, बंगाल में इसका लाभ मिलेगा, ठीक है, बंगाल में लाभ इस नाते मिलेगा कि मतुआ समुदाय के लोग हैं, उनको हम हिंदू कार्ड देंगे, उनकी नागरिकता देंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, पिछली बार से ज़्यादा जुड़ेंगे। तो वो नहीं हो सका। लेकिन मुस्लिम समाज में ये फियर हो गया, मतुआ समाज में भी हुआ कि अगर आप कह रहे हैं कि पहले आप ये अपने को डिस्क्लोज करिए कि आप बांग्लादेश से आए हैं, तो मतुआ समाज के लोगों में भी एक भय हुआ कि हम अगर डिस्क्लोज करते हैं कि हम बांग्लादेश से आए हैं, तो पता नहीं वोटर बनेंगे कि नहीं, नागरिकता खतरे में आ जाएगी। तो काफी लोगों ने नहीं किया। बीजेपी ने कैंप्स लगाए थे, आप उत्तर 24 परगना में और नदिया में कई सारे कैंप लगाए थे, और वहाँ लोग कार्ड दे रहे थे, हिंदू कार्ड किसी मंदिर के जरिए, किसी मठ के जरिए, कहीं से भी आप ले सकते थे। लेकिन लोगों ने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि हम बाहर से आए हुए हैं। एक तो उनमें भय हो गया, और दूसरा भय ये हुआ जो ममता बनर्जी और कांग्रेस और इन तमाम जो एंटी बीजेपी फोर्सेज हैं, उन लोगों ने प्रचार किया कि अगर आपका नाम इस बार तो किसी तरह से आपने जुड़वा लिया, अगर वोट आपने नहीं किया तो आपका नाम अगली बार कट जाएगा, हटा दिया जाएगा, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, आपको जो दूसरी तमाम सुविधाएं जो मिल रही हैं, लाभार्थी हैं जिन सुविधाओं के, वो सब नहीं मिलेगा। तो इस बार जो इतनी बड़ी संख्या में बाहर से लोगों के जाकर के वोट डालने की जो खबरें ठीक है, पॉइंट में जैसा अभी अपन ने देखा कि बीजेपी अक्सर, अगर अपन पीछा इतिहास निकाल के देखें, तो वो साल भर से चाहे जो मोमेंटम बनाए, लेकिन वो इलेक्शन टाइम पर अपोजिशन की हर एक गलती को तुरंत एंटरटेन करती है कि अगर आप ये बोलोगे तो लोग कार्ड इंस्टेंट तैयार की जाएगी। ऐसा नहीं कि तरकश में तीर पहले से थे, हम इंस्टेंट बनाएंगे। चाहे काबा मदीना दिल में बसता है, उसके तोड़ में तुरंत ये कहना कि हमारे माँ काली बसती है। ये जो इंस्टेंट कैंपेन प्लान होता है, इसमें अमित शाह जी का 15 दिन बंगाल में कैंप करना और 3 बजे सुबह उठ करके ये सब कैडर के साथ बैठकर पोलिंग स्टेशन जो 80,000 से ऊपर बताए गए, उनके लोगों के साथ कनेक्ट बनाना, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या इसने इम्पैक्ट क्रिएट किया? नहीं, देखिए इसमें 2-3 बातें हैं जी। इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं किया, वही इम्पैक्ट है, और कोई इम्पैक्ट नहीं। पहली बात तो ये देखिए कि वहाँ पे जब हम लोग नवंबर में गए तो एंटी टीएमसी सेंटीमेंट बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन उसके साथ प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व से और लीडर से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी था। सक्रिय नहीं थे वो लोग, सक्रिय नहीं थे। एक व्यक्ति ने बताया, जो प्रो बीजेपी सेंटीमेंट का आम आदमी था, बोला कि आप 4 साल 9 महीने नहीं रहते हैं, अचानक आते हैं, और 3 महीने में आके पूरी ताकत झोंक देते हैं। तो उसने कहा कि बदलाव हो रहा है, लेकिन अगर ये पहले से होता, उसका इशारा था कि अमित शाह जो कर रहे हैं, ये प्रदेश नेतृत्व के लोग भी, शुभेंदु अधिकारी हैं, दिलीप घोष हैं, श्रमिक भट्टाचार्य हैं, शांतनु मजुमदार हैं, सुकांतो मजुमदार और शांतनु ठाकुर, ये सब जो नेता हैं जो अपने अपने फैक्शन में लगे हुए हैं, उसका ये फ्रस्ट्रेशन और ये जनमानस का भी था। लेकिन बाद में जब पिछले 1-1.5 महीने में अमित शाह और प्रधानमंत्री, ये जो ड्यूओ ने आके पूरी की पूरी ताकत झोंकी और फिर चुनाव आयोग ने माहौल बनाया, तो उसमें लोग क्या कहते हैं कि ओपीडी मोड में भले ही बीजेपी चूक जाए, लेकिन जब वो आईसीयू मोड में आती है
तो फिर वो मान के चलिए कि मुर्दे को भी जिंदा करने की पूरी कोशिश करती है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ती। तो इसमें क्या तंत्र विद्या का काम ईडी, सीबीआई, एनआईए ये सब करते हैं? अगर आप फियर एक फैक्टर है, फियर बंगाल में मेथड है। सीपीएम के जमाने से टीएमसी के टाइम में तक फियर फैक्टर एक वो मेथड है जो अजीत सर ने कहा कि हिंदुओं का वोट कम होता था। कारण ये था कि उसमें हिंदी भाषी लोग होते थे। अब आप चले जाइए हावड़ा में, आप चले जाइए चौरंगी में, एंतले में, जोरा साको में, जहां पे मारवाड़ी या हिंदी भाषी बिजनेसमैन बड़े बड़े, उनके कॉलोनी के आगे टीएमसी का एक गुंडा, वहां गुंडा ही कहा जाता है, वो बाइक पे बस वो खड़ा हो जाता था, लोग देखते थे और वोट देने नहीं निकल। ये साइंटिफिक रिगिंग यही है, सोर्स जैमिंग, कि आप निकलने ही नहीं देंगे, कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं, एक दिन पहले चला गया। अब इस बार जो ईडी का या आप कहिए एनआईए की भी वर्दी पहन के बहुत लोग घूम रहे थे, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। कारण ये है कि जिस वोटर को आप सोर्स जैमिंग या ये कहना कि परसेप्शन में कुछ भी कर लो, आएंगे हम ही फिर देख लेंगे, तो ये परसेप्शन वॉर को जीतना जरूरी था। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व को निभाया, बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन पब्लिक के लिए वो दोनों सिंक्रोनाइज था। तो तंत्र विद्या जो कह रहे हैं कि उसका एक हैलो क्रिएट होता है, तो काम तो अपने अपने स्फीयर में हो रहा था, लेकिन पब्लिक के लिए वो एक संपूर्ण रूप से एक हैलो क्रिएट हुआ, जिसमें एक भय का वातावरण, परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी ने भी 3 महीनों में अमित शाह और प्रधानमंत्री के प्रयास से ये सिद्ध करने की कोशिश की और काफी सफलता पाई कि इस बार हम लोग जीत सकते हैं। और यही नतीजा है कि जंगल महल, झारग्राम, ट्राइबल एरिया, वहां भी 90+% वोटिंग हुई। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि डर को डर से डराने का प्रयास किया गया? ये तो बंगाल का मेथड है, बंगाल में ऐसे ही होता है। अगर यही हुआ तो फिर बंगाल किस चीज को इलेक्ट कर रहा है? डर से बड़े डर को? नहीं, लेकिन अब ये उम्मीद कर रहे हैं बंगाल के लोग, 2 चीजों की उम्मीद कर रहे हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी उस तरह की पार्टी नहीं है जैसे तृणमूल कांग्रेस है। उसके लिए अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए गुंडा तत्व को उस तरह से अडॉप्ट करना, उसका इस्तेमाल करना, भाजपा उस तरह से नहीं करेगी। एक तो ये लोगों की उम्मीद है कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश में भी उसकी सरकार है, तो वो अब बंगाल को जीतने के बाद दूसरे मेथड अपनाएगी। वो एक उम्मीद की बात हम कर रहे हैं। वो मेथड ये है कि यहाँ विकास होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी, फिर से यहाँ शांति बहाल होगी। एक तो ये उम्मीद है, और दूसरी उम्मीद जो भय की जहाँ लोग उम्मीद कर रहे हैं वो है घुसपैठ रोकने के लिए बीजेपी अपना भय का जो उसके पास जो संसाधन होंगे पुलिस का और केंद्रीय बलों का, उसका इस्तेमाल करेगी घुसपैठ को रोकने के लिए। और आप बंगाल जाइए, आप हम तो काफ़ी हम घूमे हुए हैं, भी घूम के आए, आप जा करके देखिए वहाँ पार्क स्ट्रीट में और साल्ट लेक में और बेहाला में और बालीगंज में, ये अपर जो अपस्केल मार्केट्स हैं, वहाँ भी कैसे आपकी दुकान के आगे रेहड़ी लगा करके खड़े हैं 2 लोग, उन लोगों ने अपनी रेहड़ी लगा ली, वहाँ कोई हटा नहीं सकता है। पेडेस्ट्रियन पे दोनों तरफ लगाते हैं। जैसे अगर ये एक पगडंडी है तो आधे में एक और दूसरी तरफ से एक, और सामने आपकी दुकान है सड़क से, तो आपको ऐसे घूम के कम से कम 500 मीटर के बाद आपको आना पड़ेगा, आप सड़क से सीधे नहीं आ सकते। तो ये जो स्थिति है, यही जो पहले हमने कहा ना कि ये लोगों को लग रहा था कि ये तो भविष्य के लिए बड़ी चिंता, पर हम लोग कल्चरली और लिंग्विस्टिकली कितने दिन एकता इनके साथ दिखाते रहेंगे और ये लोग ऐसे हावी होते रहेंगे सरकार के समर्थन से। तो जो भय चुनने की आपने बात कही, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फियर होगा। ये होगा तब पता चलेगा। होगा जब होगा। तो क्या होता है कि जब केंद्र में बैठकर आप देखते हो, दिल्ली से बैठ के जब बंगाल देखते हो, तो आपको दिल्ली से जो भय पैदा होता है वो, और जो पश्चिम बंगाल में एग्जिस्टिंग भय है, वो समझ नहीं आता है। नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप लोग बोल रहे हैं, ये चूंकि आपके खुद के स्व अनुभूत अनुभव हैं जो आप बता पा रहे हैं, जो हमारी दर्शक हैं जिन्होंने कभी बंगाल में इस भय को महसूस ही नहीं किया, तो वो शायद अब तक अपनी बातों से इसको समझ पाए हो। मेरा ये मानना है कि फियर फैक्टर इसका मतलब 100% कम नहीं हुआ। आप देखिए दूसरे चरण में अभिषेक बनर्जी या बाकी लोगों का बयान देखिए, उन्होंने थ्रेट को डबल डाउन किया कि पिछली बार तो हम उदार थे, इतनी जगह से तुमने हराया उदारता में, लेकिन इस बार मैं खुद पर्सनली हिसाब लूंगा। तो आप देखिए कि एक मेथड है। तो अगर मान लीजिए जो आप कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बहुत जगह सेंटिमेंट वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। वार्ता जारी रहेगी एक और एपिसोड के अंदर। अभी आप इस बात का कंक्लूजन रिमार्क लीजिए, हम बाकी स्टेट्स की चर्चा लेकर आपके सामने आ रहे हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि रिजल्ट्स किस दिशा में जा रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।